हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो एसएसटी की क्लास है। क्योंकि आप सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको हर दिन एक एसएसटी की क्लास दूं। इसके साथ में बहुत जल्द आपके सीडीपी ईवीएस की भी क्लासेस होंगी, ठीक है। तो बस अपना ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। और आज का टारगेट हम रखते हैं 1000 लाइक्स का। आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे, उतना ही मेरा भी मनोबल बढ़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आप सभी के लिए और भी अच्छी क्लासेस लेकर आनी चाहिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको दूसरी जो भर्तियां निकलती हैं उसके पीडीएफ वगैरह भी मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि 40 नंबर का आपका कंटेंट होता है, 20 नंबर की पेडागॉजी होती है। तो आज हम 40 नंबर का कंटेंट है इसको तैयार करेंगे, क्योंकि काफी ब्रॉड है। पेडागॉजी तो फिर भी आप अपना थोड़ा बहुत सूझबूझ करके कर सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। बट ये 40 नंबर के लिए आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ये रियलिटी है। क्योंकि इस 40 नंबर में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किसी भी नगर के बारे में, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा के बारे में हो गया, तो आपको रटना याद होगा, तभी तो आप कर पाएंगे ना। तो चलिए, और सबसे पहले ये जो नीचे है ना आंसर, इस पे ध्यान नहीं देना है, ये रिस्पॉन्स की है। देखिए पहला क्वेश्चन, कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना। यहां पर देखो हिंदी इंग्लिश दोनों दिख रहा है। निम्न शुरुआती नगरों में से किस स्थान से कपड़े के टुकड़ों के, मान लो ये कपड़ा है ना, इसके टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए मिले थे। अब ये जिसको याद होगा वो कर लेगा कि ये कहाँ का है। तो ये है मोहनजोदड़ो का है। जब भी क्वेश्चन पूछे कि चांदी के एक फूलदान के ढक्कन से चिपका हुआ मिला था और वो कहाँ मिला था, तो जब भी फूलदान का नाम याद आएगा, याद रखना वो आपका मोहनजोदड़ो है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अगला क्वेश्चन, यहां पर देखो लिखा है कि आधुनिक भारत की लिपियां जैसे कि देवनागरी, बंगाली और तमिल का विकास किस लिपि से हुआ था। तो ये हम सभी को पता है कि ये जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे? ब्राह्मी लिपि से। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि, यहां पर देखिए, जब भी पूछे ना कि देवनागरी, बंगाली और तमिल का विकास किस लिपि से हुआ है, तो सिंपल सा आंसर है ब्राह्मी, और कुछ जाना ही नहीं है आपको। ये आपके एकदम टिप पे होना चाहिए कि आपसे कोई भी पूछे आप तुरंत बता सकें। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। और ऐसे मिलान वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर ये क्रम दिया गया है और इसमें आपको सही विकल्प चुनना है। और क्या क्वेश्चन पूछा है? दिल्ली के सुल्तानों का कालानुक्रम, ये हमेशा आता क्रोनोलॉजी में लगाना होता है कि सबसे पहले कौन सा सुल्तान आया, उसके बाद। तो सबसे पहले से लेके आपको लास्ट तक जाना है, जो कि आपको यहां पे चुनना है। तो अगर आपको पता है कि पहला कौन सा है और आखिरी कौन सा है, तो भी चल जाएगा एलिमिनेट करके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। सबसे पहला ढूंढेंगे, तो इसके लिए हमको पढ़ना होगा पूरा। हिंदी इंग्लिश में नाम एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले सल्तनत कौन सा था, सुल्तान? तो इसमें है पहला गयासुद्दीन बलबन, खिज्र खां, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। अब जिसको इसका पता होगा ना, वो तो आराम से कर लेगा। कि अगर आपको पता है ना कि लास्ट वाला कौन था, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आप अगर इन चारों में से देखें तो सबसे लास्ट आपका खिज्र खान ही था, ठीक है। सबसे लास्ट आपका कौन सा था? खिज्र खान। तो ये दूसरा आपका सबसे लास्ट में आएगा। और सबसे पहला तो गयासुद्दीन बलबन ही था, मतलब पहला। तो पहला आपका सबसे पहले होगा, दूसरा आपका सबसे लास्ट होगा। तो ये क्रम देखते हैं। ज्यादा हमें मेहनत भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये तो यहीं पर दिख गया, पहले से ही एलिमिनेट हो गया। आप देखो ना, पहला और किसी क्रम में है ही नहीं, तो पहला और लास्ट में दूसरा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? यही ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए, मैं आपको लिखती जाती हूं ताकि आपको याद हो जाए। अगर सबसे पहले की बात करेगा तो गयासुद्दीन बलबन। अगर उसके बाद से किसका नंबर है, तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। ये आपका हो जाएगा दूसरे नंबर पे, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट आपको पता है खिज्र खां है, और तीसरे पे है फिरोज शाह तुगलक। तो आप इसको एक क्रम में याद रख सकते हो ऐसे करके। गयासुद्दीन बलबल है तो आप जी लिख दीजिए, उसके बाद से आप ए लिख दीजिए, उसके बाद से एफ एंड के, खिज्र खां। गैफ का आप नाम ऐसे जो भी आप निमोनिक्स याद कर सकते हैं, उससे आपका आराम से हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3, तीसरा इज राइट। अब ये देखो, ये कुछ बुक्स के नाम होते हैं ना जिसको मिलाना होता है, ठीक है ना। उसके रचयिता कौन है, किसने लिखा है। अब बहुत आसान है, एक बता देती हूँ, याद रख लो। ये बाण भट्ट का इतना इंपॉर्टेंट है, हर्षचरित
बहुत पूछा जाता है। तो ए का दूसरा होगा, एलिमिनेशन मेथड सबसे अच्छा होता है एसएसटी में, आधे क्वेश्चन तो आपके उसी से सॉल्व हो जाएंगे, ना आते हुए भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ए का होगा दूसरा। तो दूसरा कहां पर, अब लो फिर से आ गया, और कहीं पर दूसरा है ही नहीं, ऑप्शन अपने आप बाहर आ गया। तो ए का दूसरा हो जाएगा अश्व घोष का बुद्ध चरित्र, लेकिन आपको नाम याद रखना है, ठीक है, नाम याद रखना। हरिसेन का क्या होगा, सी, ये देखिए हरिसेन का क्या होगा, तो ये है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। और रवि कीर्ति का क्या है, तो वो है पुलिकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति। तो ये 4 नाम आपको याद रखना है हमेशा से, ठीक है। चलो बताती हूँ, बाण भट्ट का आपका हर्षचरित हो जाएगा, अश्वघोष का आपका बुद्ध चरित हो जाएगा, हरिसेन का आपका समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हो जाएगी, और रवि कीर्ति का आपका पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति। वैसे एक भी याद होगा तो भी चलेगा, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते हैं। और हमारा एक से ही एलिमिनेट हो गया, तीसरा हमारा सही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, 1000 बार पूछा हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किस भाषा का एक रूप मागधी या जिसे मगही बोलते हैं। बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रही हूं, ये 25 नंबर का है। जब भी ये क्वेश्चन पूछता है ना, तो लोग क्या करते हैं, मैथिली लगा देते हैं, उनको लगता है कि मगही है, मागधी है, तो मैथिली ही होगा, और गलत हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा प्राकृत। किसी भाषा का एक रूप जिसे हम मागधी मगही बोलते हैं, वो क्या है, वो प्राकृत है। ये नीचे वाले ऑप्शन पे मत जाना, ये गलत है, रिस्पॉन्स की है ना, इसलिए दूसरा सही है। चलो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, अब हमारा 6वां क्वेश्चन है, फिर से वही वाला है, मिलान वाला है। क्या होगा, इतना पढ़ लो, उसके बाद से नीचे से बताओ कौन सा सही है। निम्न में से कौन सा कथन बसवना द्वारा आरंभ किए गए वीर शैव आंदोलन के बारे में सही है। अब जिसने वीर शैव आंदोलन पढ़ा होगा वही बता पाएगा, नहीं भी पढ़े हैं तो कोई नहीं, आप कॉपी में नोट कर लेना। इसका आरंभ तमिल भक्ति आंदोलन के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। जी हाँ, ये क्या तमिल भक्ति आंदोलन से प्रेरित था, बिल्कुल भी नहीं। इसने शिव से प्रेम को मुक्ति के मार्ग के रूप में अपनाने का उपदेश दिया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों गलत है, केवल हमारा ए सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, केवल ये वाली लाइन सही है, बाकी ये दोनों गलत है। तो आप याद रख सकते हो वीर शैव आंदोलन के बारे में कि इनका आरंभ जो है तमिल भक्ति आंदोलन के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन, देखिए, यूरोप में वोट के उत्पादकों ने किस भारतीय फसल को उसके प्रतिस्पर्धी के रूप में देखा था, एक कंपटीशन के रूप में देखा था। किसने, यूरोप ने, किसको, यूरोप सॉ विच इंडियन क्रॉप एज इट्स कंपटीशन, मतलब हमारे भारत की जो फसल को उसने यूरोप ने कंपटीशन के रूप में किसको देखा था। इन चारों में से आंसर बताइए। कॉटन, पेपर, जूट, इंडिगो, ये तो आप सभी को पता होगा, नील की खेती को। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, इसको कंपटीशन, एक प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आपको क्या करना है, पहले ये 2 कथन पढ़ना है, ए बी, उसके बाद से यहां से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। तो देखते हैं क्या लिखा है। पहला लिखा है कि डैनियलों के चित्रकारी में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत लाई जा रही आधुनिक सभ्यता के चित्रण पर जोर है। जी हाँ, एकदम सही है। डैनियलों ने अपने सुरमय परिदृश्य चित्रकारी में भारत की पारंपरिक जीवन को पूर्व आधुनिक, निरंतर तथा गतिहीन प्रस्तुत किया है। तो ये दोनों के दोनों बात सही है। तीसरा, ए तथा बी हमारे क्या है, दोनों सही है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। चलो अब ये ए और बी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे। अब इसको पहले पढ़ लो ये दोनों, फिर बताओ कि क्या ये दोनों बातें सही लिखी हैं। तो चलो देखते हैं। पश्चिमी शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी के विचार के संदर्भ में ए और बी को पढ़ो और सही बताओ। किसके बारे में, महात्मा गांधी का विचार। पहला क्या लिखा है कि गांधी जो है भारत में पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। वह सोचते थे कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा ना, तुरंत इसका सही बता, एकदम सही बात लिखी है। ए और बी दोनों सही है, तथा ये बी जो है ना ए की सही व्याख्या करता है। इसलिए वो पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे, क्योंकि उनको लगता था कि जो औपनिवेशिक शिक्षा है वो क्या कर रही है, भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर रही है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट।
उतना टफ नहीं है एसएसटी, तो जो लोग भी डरते हैं आप डरिए मत, बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एलिमिनेट करके आपका तुरंत आंसर सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? जब भी आपसे कोई भी पूछे ना कि बंगाल विभाजन था जो अंग्रेजों के द्वारा जो 1905 में हुआ था, उसका रीजन क्या था, तो बस इतना ही याद रखना कि ये क्या करना चाहते थे, बंगाल के लोगों को विभाजित करना चाहते थे, ठीक है ना, वहां के राष्ट्रवादी का प्रभाव कम करना चाहते थे। इसका बंगाल उस समय एक बहुत बड़ा प्रांत था, ये कोई रीजन नहीं है। बंगाल के लोगों की यह मांग थी, ये भी कोई रीजन नहीं है। प्रशासनिक सुविधा के लिए जी नहीं, बंगाल के राष्ट्रवादियों के प्रभाव को ये कम करना चाहते थे तथा बंगाल के लोगों को के अंदर फूट मतलब विभाजित करना चाहते थे। यही एक कारण है 1905 में बंगाल विभाजन का, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। और ये इंपॉर्टेंट है, ये तो यूपी टेट में भी पूछा हुआ है। अब चलो, एजर्शन रीजन के क्वेश्चन इस बार बहुत पूछे गए हैं, देख रहे हो, एसएसटी में भी आया है। चलिए देखो, एजर्सन रीजन में क्या होता है ना कि आपको ये कथन पढ़ना है और इसी कथन का नीचे कारण दिया हुआ है, तो आप देखो कि क्या ये जो कथन लिखा है इसके बारे में ये रीजन सही बता रहा है। सही बता रहा है तो सही वाला ढूंढो, गलत बता रहा है तो गलत वाला, ठीक है। कथन ये दिया है कि कांग्रेस के मध्य मार्गी धड़े ने ब्रिटिश शासन के अधीन सरकार और शासन में भारतीयों को और ज्यादा प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग उठाई थी। ये कथन ए लिखा जा रहा है तो ये सही है। अब इसका रीजन क्या है? मध्य मार्गियों को यह लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते थे। जी हाँ, तभी तो उनके अधीन सरकार और शासन में भारतीयों को और ज्यादा प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग उठाई गई, क्योंकि मध्य मार्गियों को लगता था कि जो अंग्रेज हैं वो स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते थे। सो कौन, दोनों बातें सही हैं, और तो इसका राइट क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहीं पर तो लिखा है ना कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा ये इसकी सही व्याख्या करता है, तो हमारा 4 जो है सही हो जाता है। जो क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगता है ना उसको कॉपी में जरूर नोट करें, ठीक है। फिर से दो आपको यहां पर दिए जाएंगे कथन, इन दोनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। चलिए पहले दोनों कथन पढ़ लेते हैं। 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश जो है अस्तित्व में आया। क्या ये बात सही है? जी हाँ, पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1971 में और बांग्लादेश जो है वो अस्तित्व में आया था, क्योंकि बांग्लादेश पहले इसका हिस्सा था। और आप जानते ही हैं इंदिरा गांधी का जो उस समय पे जो आदेश आया था, सारी चीज़ें आप पढ़े ही होंगे, और ये एकदम बात सही लिखी है। बी में क्या लिखा है कि विभाजन का एक मुख्य कारण यह था कि पूर्व के बंगला बोलने वाले लोगों को यह लगा कि उनके भाषा और पहचान को कुचला जा रहा है। जी हाँ, यही एक इसका सबसे बड़ा रीजन था। दोनों बातें सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों सही है, और कथन बी कथन ए की सही व्याख्या करता है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। आसान है, आपको बस थोड़ी बहुत चीजें पता होंगी ना, आप कर लोगे। चलो अब ये क्वेश्चन, श्री नारायण गुरु ने जाति समानता आंदोलन की शुरुआत की, कहां से की थी? ये तो पता होना चाहिए आपको, कहां से की थी बताइए। आंसर लिखते जाइए, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1000 लाइक्स का टारगेट रखिए कि बहुत जल्द मैं आप सभी के लिए पूरा कंटेंट और PYQ साथ में रख के ले आऊं, ठीक है। मेहनत काफी लगती है, बस आप सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि श्री नारायण गुरु ने जाति समानता आंदोलन की शुरुआत जो है एक परमेश्वर के विचार को बढ़ावा देने के लिए की थी। यही इसका राइट आंसर है दूसरा। नीचे का ऑप्शन देख लो, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। जी नहीं। शुरुआत किस लिए किया था? जाति विविधता के विचार को समर्थन देने के लिए, पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। जी नहीं। राइट आंसर है एक, परमेश्वर के विचार को बढ़ावा देने के लिए। इसका दूसरा हमारा सही हो जाता है। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा है ना कि वीरेशलिंगम पंतलूनु एक सुधारक थे। अब ये कहां से थे, क्या थे, ये आपको बताना है। वीरेशलिंगम पंतलूनु एक सुधारक थे, इसका राइट आंसर क्या है? तो देखिए ये जो है ना, ये मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके से आते थे, जिन्होंने विधवा विवाह के लिए अभियान चलाया। ये लाइन एकदम से अपने कॉपी में नोट कर लो, आपको पता होना चाहिए कि वीरेशलिंगम पंतलू एक सुधारक थे और ये कहां से आते थे? तो ये तेलुगु भाषी, मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके से आते थे। और इन्होंने क्या किया था, इनका काम पूछा जा सकता है, विधवा विवाह के लिए अभियान चलाया था। सो दूसरा हमारा सही हो जाएगा।
आर्य समाज की स्थापना इन्होंने नहीं की है। ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन रॉय ने की है। आर्य समाज की स्थापना तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया है। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। ये बंबई से आते ही नहीं थे, ये मद्रास से आते थे। तो देखा आपने, थोड़ी चीजें पता होंगी ना तो भी आप एलिमिनेट करके ये तीन दोनों तो कभी हो ही नहीं सकता है, तो आराम से निकल आएगा। सो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? दूसरा। 2 स्टेटमेंट पढ़ना है 35 वाले में, देखिए, और आपको नीचे से सही विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, चलो। कथन है, जिस मैदान पर हम खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। अब बी में क्या लिखा है कि पृथ्वी के अंदर होने वाली इस लगातार गति के लिए आंतरिक व बाह्य प्रक्रियाएं उत्तरदायी हैं। जी हाँ, दोनों बातें सही हैं। गति इसलिए तो हो रही है ना क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो लगातार अंदर बाहर जो आंतरिक क्रियाएं हो रही हैं, प्रक्रियाएं जो हैं, वही उत्तरदायी हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 दोनों सही है। ये इसकी सही रीजन बता रहा है। देखिए, मैं आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करती हूं ताकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बचना चाहिए। चलो, अब देखो, हम लोगों ने अभी तक इतने क्वेश्चन कर लिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है, 1 या 2 आपको पता हो, आप तुरंत एलिमिनेट कर दो। ठीक है, बस उतना ही करना है आपको। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा विषुवत रेखा, इसका क्या हो सकता है। तो विषुवत रेखा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉन्गो गणराज्य। तो एक हमारा होगा दूसरा। जहां जहां एक का दूसरा नहीं है, हम इसको काट देते हैं। यहां नहीं है, यहां नहीं है। अब देखो, एलिमिनेशन से हमारा काम आसान हो गया। 2 ऑप्शन बचे हैं। अब बी कर्क रेखा है। कर्क रेखा, तो बी का क्या होगा? तो बी कर्क रेखा आपको पता ना, भारत के हिस्से में, तो ये हो जाएगा भारत। ये तो आसान है। तो बी का हो जाएगा पहला। तो एलिमिनेट कीजिए। यहां बी का तीसरा है, यहां बी का पहला है, तो चौथा ही हमारा सही होगा। और सी का तो पता ही आपको, मकर रेखा का चिली। याद रखना, ये क्या है? देश जो है उनके अक्षांश से इसका मिलान करना। ये आपके देश हैं और ये अक्षांश है। कौन सा देश कौन से अक्षांश में आता है, सिंपल सा यही पूछ रहा है। सो 30 क्या राइट होगा इसमें? इसमें होगा 4। और हमेशा से याद रखना है आपको, क्या चीजें याद रखनी है? विषुवत रेखा कौन से देश में है? कांगो गणराज्य में है। कर्क रेखा वो किस में है? तो वो भारत में है। और मकर रेखा चिली में है। तो चौथा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसमें से 2 कथन पढ़ो और बताना है क्या चीजें सही हैं नीचे से। लिखा है कि ए तथा बी को पढ़ो और उपयुक्त विकल्प का चुनाव करो। पहला लिखा है कि पृथ्वी मध्य में थोड़ी चपटी तथा ध्रुवों पर उभरी हुई है। मतलब मान लीजिए ये पृथ्वी है, रुकिए ऐसे बना देते हैं। और इसमें क्या बोल रहा है कि पृथ्वी जो है ना, मध्य में थोड़ी सी चपटी और ध्रुवों पर जैसे ना ऐसे उभरी हुई है। क्या ये बात सही है? आप बताइए। बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत हो जाएगा। पृथ्वी जो है ना, ध्रुवों पर चपटी है और मध्य में उभरी हुई है। उल्टा इसने लिख दिया। पृथ्वी क्या है? ये ध्रुवों पर चपटी हुई है, ठीक है, और मध्य में उभरी हुई। तो ए तो हमारा होगा नहीं, तो ए गलत है, बी सही है। चौथा हमारा सही हो जाता है। और ये दोनों कंफ्यूज जरूर करेंगे। आपको नोट करके हमेशा रखना है कि पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है और मध्य में ना ऐसे उभरी हुई है। ठीक है, तो 4 हमारा सही हो जाता है। चलो, ये देखो, जब ग्रीनविच पर 6:30 पूर्वाह्न बजे होंगे तब 11:30 पूर्वाह्न किस देशांतर पर बजा होगा? इसका राइट आंसर आप बताइए। इसको थोड़ा सा सोल्यूशन, इसको बीच में थोड़ा और समझाने की जरूरत पड़ेगी, बट बहुत आसान है। आप बता सकते हैं तो बताइए। मैं आपको बता देती हूँ, 75 डिग्री ईस्ट। और इस क्वेश्चन को मैं अलग से कंटेंट वाले में रखूंगी ताकि मैं वहां पर आपको समझा सकूं। तो तीसरा सही हो जाता है। चलिए, तो देखिए, ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है? मतलब सवाना, कंपोज, लानोस, प्रेरी, ये घास के मैदान है। अगर मैं आपको इसको यहाँ पर आंसर देना चाहूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरीज, क्योंकि प्रेरी जो है वो शीतोष्ण घास के मैदान है। बाकी सवाना, कंपोज, लानोस ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। बट मैं आपको इसको थोड़ा सा और विस्तार में समझाना चाहूंगी क्योंकि कई बार पूछा हुआ है। तो चलिए, इसकी थोड़ी सी मैं आपको थ्योरी बता दूं। आपको पता होगा कि घास के मैदान होते हैं। एक होता है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, यहां पर देखिए,
ये क्या होता है, बीच में भूमध्य रेखा होता है, ठीक है। ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर होती है और उष्णकटिबंधीय तक फैलते हैं। यह वनस्पति मध्यम से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बढ़ती है। घास बहुत लंबी, लगभग 3 से 4 मीटर ऊंचाई में बढ़ सकती है। अफ्रीका के सवाना घास के मैदान इस प्रकार के हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन और तेंदुए आम हैं। घास के मैदानों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं उसमें सवाना, कंपोज, लानोस, ये उष्णकटिबंधीय है। इनका नाम भी याद रखना। सवाना कहां पर है, तो पूर्वी अफ्रीका में, कंपोज ब्राजील में और लानोस आपका वेनेजुएला में है। नाम भी पूछता है, ये 3 नाम याद रखो। और एक होता है आपका शीतोष्ण जो है घास के मैदान। इसके कौन कौन से नाम है, तो पंपास, प्रेरीज, वेल्ड, स्टेपी, डाउन। ये शीतोष्ण घास के मैदान है। पंपास आपका अर्जेंटीना में है, प्रेरीज आपका नॉर्थ अमेरिका में है, वेल्ड आपका साउथ अफ्रीका में है, स्टेपी आपका एशिया में है एंड डाउन आपका ऑस्ट्रेलिया में है। देखिए इसमें कैसे पूछता है, इसमें सिंपल सी नाम पूछेगा ऐसे। सवाना, कंपोज, लानोस ये उष्ण कटिबंधीय के हैं और शीतोष्ण का ये है। बस इतना याद रखना, ठीक है। तो अपने आप आंसर हो जाएगा। तो आपने कितने आसानी तरीके से आंसर आ गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें देखो लिखा है कि मरुस्थल के बारे में कुछ कथन दिया गया है, आपको बताना है क्या चीजें सही हैं। तो चलो देख लेते हैं। मरुस्थल एक शुष्क प्रदेश होता है। जी हाँ, एकदम सही है। बी लिखा है कि मरुस्थल की विशेषता है कि यहाँ केवल अत्यधिक उच्च तापमान पाया जाता है। जी नहीं, यहाँ पर ये केवल लगा के इसने इसको गलत कर दिया, ये गलत हो जाएगा। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालू के विशेष फैलाव के साथ बजरी के मैदान और पठारी इलाके भी पाए जा सकते हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा बालू का बहुत विशेष फैलाव होता है। तो ए और सी सही है, बाकी बी हमारा गलत हो जाता है। किसकी वजह से, ये केवल की वजह से। तो तीसरा सही हो जाएगा ए एंड सी। क्या ए और सी हमारा इसमें सही हो जाएगा, तो तीसरा हमारा सही हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और बहुत जल्द आपको कंटेंट भी मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, 1000 लाइक्स का टारगेट प्लीज आज जरूर कंप्लीट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।